नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। इंडिया की पहल से थम जाएगी रूस यूक्रेन की जंग। अब एनएसए अजीत डोभाल उठाएंगे नया कदम। रूस युद्ध के समाधान पर चर्चा के लिए मॉस्को जाएंगे डोभाल। राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर। राहुल गांधी व्यवसायिक और शैक्षणिक नेताओं को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की विदेश यात्रा। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। पति के पैतृक गांव से की अपने प्रचार अभियान की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि इसके लिए भारत हर पहल करने के लिए तैयार है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल रूस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा के लिए मॉस्को जाएंगे। रूस और यूक्रेन भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि इस युद्ध को भारत कूटनीतिक तरीके से समाप्त करवा सकता है। हाल ही में जेलेंस्की ने इस बात का दोहराया था और अजीत डोभाल के संभावित मॉस्को दौरे की खबर तब आई है जब रूस यूक्रेन की जंग को लेकर इंडिया से दुनिया के और बड़े देश बड़ी आस लगाए बैठे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी इससे पहले कहा था कि भारत चीन जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने में भूमिका निभा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्त माने जाने वाले जॉर्जिया मेलोनी का यह बयान उत्तरी इटली के सेनोबेरियो शहर में एम्ब्रोसिटी फोम में आया, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी बैठक की थी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की ये पहली विदेश यात्रा है। राहुल गांधी अमेरिका में डलास और वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। वो वहां भारतीय प्रवासियों के साथ व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले हो रही है। मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में इसी महीने न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। मोदी भी वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा अच्छी संख्या में सीटें जीतने के बाद दुनिया भर में भारत के राजनीतिक साझेदारों ने कांग्रेस के साथ संबंध बढ़ा दिया है। गांधी की अमेरिका यात्रा में निस्संदेह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के शामिल होंगी। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी लंबे समय से विवादों में घिरी रही है, जिसके कारण फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए फिल्म में 3 कट और कुल 10 बदलाव की शर्त रखी है। सीबीएफसी ने फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं से विवादित ऐतिहासिक बयानों के स्रोत की मांग की है। सीबीएफसी ने कुछ सीन डिलीट करने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार निर्माताओं ने लगभग सभी कट और बदलावों को मान लिया है, केवल एक कट पर सहमति नहीं जताई है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को फिल्म के सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना में 3 और लोगों की मौत के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और इस हादसे में 28 लोग घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त जीएन नवीन कुमार ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने 3 और लोगों के शव बरामद किए हैं और इसके साथ इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत 28 लोग घायल हुए हैं। कुमार ने बताया कि मलबे के नीचे कोई और ना दबा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बचाव अभियान फिर से चलाया गया। पुलिस के अनुसार इमारत करीब 4 साल पहले बनाई गई थी और वर्तमान में यहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। शनिवार शाम करीब 4:45 पर यह हादसा तब हुआ जब ज्यादातर पीड़ित भूतल पर काम कर रहे थे। घायलों को जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने इस घटना के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से बात की है और राहत कार्य और घायलों के इलाज से जुड़ी जानकारी ली। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। वह बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिनमें से 3 लोग
और 3 लोगों को रेफर किया गया है ट्रॉमा सेंटर पीजीएमई में। बाकी 21 लोगों का यहाँ पर समुचित इलाज चल रहा है। मैंने केंद्र निरीक्षण किया है। फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बावजूद फांसी देने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फांसी देने में देरी न हो, इसके लिए वे राज्य और न्यायपालिका के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। भारत में जेलों में फिलहाल 561 ऐसे आरोपी बंद हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सबसे अधिक 119 कैदी उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद हैं। दरअसल दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुके कैदी को फांसी में देरी हो रही थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी फांसी को 35 साल की जेल में बदल दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मस्सी की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या का विरोध थम नहीं रहा है। न्याय की मांग को लेकर लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। आज रविवार को भी एक बार फिर हजारों लोग रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन में भाग लेकर डॉक्टर की हत्या का विरोध करेंगे। संगीतकार, कलाकार, चित्रकार और अभिनेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोग सरकार को जगाने के लिए आज रात 11 बजे रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस दौरान लोग विभिन्न चौराहों, तिराहों और गोल चक्रों पर एकत्रित होंगे। बताया गया कि दक्षिण कोलकाता में एससी मलिक रोड पर गोल पार्क से गरिया तक कई सभाएं होंगी। वहीं उत्तर में बेटी रोड पर सौदपुर से श्याम बाजार तक मार्च निकाला जाएगा। रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन पहले 14 अगस्त और 4 सितंबर को भी हुआ था। इसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने जूनियर डॉक्टर की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। विनेश ने आज अपने पति के पैतृक गांव बख्ताखेड़ा से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी प्रदेश में तीसरी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने बगावत से बचने के लिए अपने सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया और पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को भी अपने पाले में कर लिया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 6 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस पार्टी ने विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतारा है। विनेश ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज रविवार को विनेश ने पति के पैतृक गांव बख्ताखेड़ा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां राठी समुदाय सहित 7 खाप पंचायतों ने विनेश फोगाट का स्वागत किया। अब देखना होगा कि क्या विनेश फोगाट जेजेपी और आईएनएलडी के गढ़ में सेंध मार पाती हैं या नहीं। असम में आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक एसओपी तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अवैध विदेशियों का आगमन रुकेगा और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्ती बरतेगी। उन्होंने कहा कि असम में आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतेंगे। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया है कि किसी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि असम में हमने तय किया है कि नए आवेदकों को आधार कार्ड तभी जारी किए जाएंगे जब संबंधित जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सभी पहलुओं में की बारीकी से जांच करने के बाद ही ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पंजाब के लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है। बीते दिनों पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने के बाद अब बस किराए में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आम लोगों के लिए अब बसों में सफर करना और महंगा हो गया है, जो आम लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नई लागू कीमतों के अनुसार HVAC बस किराया 27 रुपए 80 पैसे बढ़कर 1 रुपए 74 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है। इसके अलावा इंटीग्रल कोच का किराया 41 रुपए 4 पैसे बढ़ाकर 2 रुपए 61 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि सुपर इंटीग्रल कोच का किराया 46 पैसे बढ़ाकर 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक नई दरों से पंजाब सरकार को करीब 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय होने की अनुमान है। ये नई दरें कल रात से ही लागू हो गई थी, यानी आज से बस में बढ़ा हुआ किराया देना होगा। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।